प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं आनंद राज्याध्यक्ष जी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। आपकी दर्शक लोग को आपके जो ज्ञान रहता है, क्योंकि आप बीच में कई दिन तक हम लोग आपसे मुलाकात नहीं कर पाए थे, तो दर्शक लोग बड़ी आकांक्षा रखते हैं आपके ज्ञान को पाने की। तो सर, बहुत बहुत स्वागत। कई दिन बाद तबीयत अब उम्मीद है बेहतर होगी। और जी। सर, एक दुर्घटना घटना या कैसे कहें इसको, समझ में नहीं आता है कि कर्नाटक में अचानक से कल परसों में वहां की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, सिद्धारमैया की सरकार ने ऐलान किया कि कर्नाटक के मंदिरों से 10% टैक्स वसूला जाएगा। और कर्नाटक के मंदिरों में जो बोर्ड होता है, जो उसके प्रबंधन के लोग होते हैं, उसमें नॉन हिंदू भी रह सकते हैं। और कुछ कुछ जजिया जैसा कर रहे हैं लोग, मतलब। और जाहिर सी बात है, सबको पता है कि सिद्धारमैया की सरकार पूर्ण रूप से मुस्लिम समर्थक सरकार, मुस्लिम वोट बैंक द्वारा समर्थित सरकार है। हाँ, तो क्या मुस्लिमों ने जो सरकार बनाई अब वसूलने निकले हैं क्या? क्या बिल्कुल है सिंह सर? बिल्कुल। अरे वो कौन, वो खादर या कोई ऐसा आदमी था ना, किसी उनके कोई संस्था का चुनाव होते ही वो आया था कि अभी इट इज पे बैक टाइम, हमें रेवेन्यू चाहिए, हमें हमें 5 डिपार्टमेंट चाहिए, उसमें से एक रेवेन्यू चाहिए, एक होम डिपार्टमेंट चाहिए। फिर उसे साइडलाइन कर दिया गया था। बोला गया था कि ये बीजेपी का प्लांट है, कि लोगों को भड़काने के लिए ऐसा वक्तव्य दिया था। फिर वो आया था कि भाई उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमारे वोट से आए हैं। मतलब इतना बेशर्मी भरा उसका बयान था ना कि इनको ही एम्बैरेसमेंट लगा कि भाई इट इज टू प्रीमेच्योर। करना तो उनको वही है, लेकिन उनको जगह लगा टू प्रीमेच्योर, क्योंकि होम और रेवेन्यू अगर मिल गया तो करने को क्या बचता है। अब जैसा उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई एक किसी दूसरे किसी, मतलब आउटसाइड कर्नाटक किसी का ये आया था, उसने पूरा साउथ इंडिया ग्रीन दिखाया था कि बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया है, बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत है, और वो ग्रीन दिखाया था। मतलब उसको वहां वहां के हिंदुओं का अस्तित्व ही गौरव नहीं था। ग्रीन दिखाने का मतलब क्या है? वहां हिंदू भी रहते हैं ना। और बड़ा ही वो, मतलब क्या कहते हैं, बड़ा खुशी से गुदगुदियां हो रही थी उसको। और दूसरा एक इमाम का दिखाया था, ये लोग बम्बड़ियां मारते हैं लेकिन हमने तो उनसे ये करवा ही दिया था ना, ये करवा ही दिया था ना। मतलब किस हिसाब से इतना, क्या कहे इनको अभी। मतलब सर ये किसी को मूर्ख बनाकर, इन सत्ता पिपासुओं को मूर्ख बनाकर, सारी मेजोरिटी का जो मेजोरिटी के साथ जो विश्वासघात किया है, मेजोरिटी के साथ जो गंदा सलूक किया है, उसकी उसको इतनी खुशी थी। और फिर आप कहें कि आप देश 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 के लिए आप निष्ठा है आपकी या नहीं है? नहीं, देश के लिए इनकी तो निष्ठा है भाई। इनके दिमाग में देश के लिए निष्ठा नहीं, विष्ठा है। बोल देता हूं, कम से कम ये मैं ऐसे लोग। फिर जी बाकी जो है, देश के लिए देश के लिए खून बहाने वाले भी मुसलमान हैं, मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसे मुसलमानों के लिए देश, इस मानों में देश के लिए निष्ठा नहीं, विष्ठा है दिमाग में। जी, कर्मों में भी है, शब्दों में भी है, सिर्फ दिमाग में नहीं है, वो बाकायदा निकल रही है, दिख रही है उसमें। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि ये क्या आदत है, मतलब होता क्या है कि कोई आदमी कुछ करता है तो अपने चरित्र, अपनी एजुकेशन, अपनी अपब्रिंगिंग, अपने थॉट प्रोसेस, अपने समाज के अनुसार करता है। तो सत्ता में आते ही हिंदू मंदिरों का पैसा चाहिए। अब जैसे हम सत्ता में जाते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं हमको मस्जिदों का पैसा चाहिए, हम कृष्ण, हम अपना पैसा, हम अपना धन खुद अर्न करते हैं, खुद पैदा करते हैं, काम करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। ये क्या मानसिकता हुई कि हमको हिंदू मंदिरों का ही पैसा चाहिए? क्या ये मानसिकता इस प्रकार से है कि हमको फ्री का पैसा चाहिए, और दूसरा कि सामने वाले को कमजोर भी करना है? दोनों दोनों। पैसा लेंगे तो कमजोर करेंगे। आप पूछ रहे थे कि ये मानसिकता कहां से आती है, इसका जवाब जी बहुत सिंपल। पूरी ये मानसिकता ही उनकी प्रेरणा है। उनकी एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं फाई। स्पेलिंग है उसकी FAI।
इंग्लिश में लिखते हैं फाई, FAI। हिंदुओं को पढ़ना चाहिए फाई क्या होता है। बिना लड़े जो चीज मिल जाए, अब बिना लड़े कैसे मिलेगी? डर के मारे भी तो मिलेगी। फिर से हिंदू एक्सप्लेन आपका करिए सर, फई का क्या है अर्थ? फाई का अर्थ है जो चीज बिना लड़े, बिना खून खराबे के सामने वाले से मिल जाए। वो कैसे मिलेगी? बिना लड़े। दहशत होगी तभी तो मिलेगी ना। आपका डर होगा तो आप भगवान तो नहीं है कि आप कुछ देंगे। तो जब आपसे कुछ मिल नहीं रहा है तो कम से कम यातना ना मिले, इसके लिए तो लोग आके डर के मारे दे जाते हैं ना। उसको फई कहते हैं, क्योंकि बिना खून खराबे के मिली है, वो फई है। और एक बात समझिए, इनके यहाँ क्या है, जो अजान होती है ना, उसमें ही एक वाक्य है, आओ फायदे की ओर, हैया व फलई। तो वो क्या है, फायदा कौन सा है? यही फायदा है, मुफ्त में मिलता है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो ये जो फई है उसका क्या होता है, आकर्षण। इसके लिए लोगों को बुलाते हैं ना, दाखिल हो जाओ ताकि फई मिलेगी। तो ये आकर्षण जो है, उसको आकर्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन। नहीं, और एक शब्द है, आकर्षण को इंग्लिश में ल्यूर भी कहते हैं। अच्छा, आर्थिक रूप में आप बात कर रहे हैं, ल्योरिंग। हाँ, ल्योरिंग ल्यूर। समवन, हाँ ठीक है, ओके। और ये तो आर्थिक ही तो ये है, लाभ है। हम्म तो आकर्षण को ल्यूर भी कहते हैं। हम्म तो ये क्या हो गया इनकी विचारधारा, पाई ल्यूर, पाई का आकर्षण। अब ये फई मिलना जब बंद हो जाती है तो क्या होता है, फेल्यूर। फेलियर। फेल्यूर फेल्यूर हो जाता है। सर फेलियर शब्द से मुझे एक और शब्द याद है, इतना फेल्ड नहीं, स्टेट। हाँ, पाकिस्तान। और कर्नाटक अभी क्या होने जा रहा है, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट प्लान्स के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। क्यों? हमें सबको किए हुए वादे पूरे करने हैं। तो स्टेट का विकास नहीं होगा तो क्या आप सिर्फ बैठ के खाएंगे? उसके लिए चुना है तुम्हें। ये इनकी असल में जो है, ये इनकी स्कॉच अर्थ पॉलिसी जानते हैं आप? स्कॉच अर्थ पॉलिसी क्या होती है बताइए? स्कॉर्च्ड अर्थ, जब एक सेना को पता होता है कि वो हारने जा रही है, तो वो क्या पीछे करती है, हट जब वो जाओ। भीतर रिट्रीट करती है तो हाँ अपनी हाँ ही जमीन को जहरीला या बंजर बनाती जाती है कि सामने से जो आ रहा है उसको कुछ ना मिले। हाँ, उसको कुछ ना और मिले जब उसको उसके लिए। कुछ नहीं मिलेगा तो वो वापस चला जाएगा। हाँ, वो जमीन खाली करके निकल जाएगा, आगे नहीं आएगा। सही है। तो ये बिल्कुल सही। कांग्रेस के द्वारे, कांग्रेस या आप वगैरह के द्वारा, असल में देखिए ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं वोट बैंक, वोट्स के लिए? मुसलमानों के। मतलब असल में मुसलमान इनके द्वारा खेल रहा है। इस मुसलमान, जो भारत का मुसलमान पॉलिटिशियन है, या ये मुल्ला मौलाना है जो उनके असली पॉलिटिशियन है। द वोट बैंक, लेट्स कॉल इट द वोट बैंक, द एम वोट बैंक। जी। इट्स अ थियोपॉलिटिकल वोट बैंक। हम्म तो ये जो खेल रहे हैं, इनका खेल क्या है? भाजपा के विरोध में जो भी पक्ष है, जिनकी जहां भी सरकार है, उनको ये सत्ता में बिठाते हैं। और फिर आर्थिक दृष्टि से उस स्टेट को ये स्कॉच अर्थ बना देते हैं। दिल्ली को आज कितना कर्जा है? क्या कर दिया है केजरीवाल ने दिल्ली का? ममता ने बंगाल का क्या कर दिया है? सर, कांग्रेस 2004 से दो कर्नाटक में क्या करने जा रही है? 2004 से 2014 के बीच में सोनिया गांधी की सरकार ने देश के साथ क्या किया था? वही तो किया है। इट वाज इन वही तो किया है, शैम्बल्स। हम लोग आर्थिक रूप से तबाह होने वाले थे। मालूम है। कर्जे, बैंक्स के एनपीए के बारे में झूठ बोलना पड़ा था, क्योंकि बोल देते तो पूरा पैनिक हो जाता, देश तत्काल दिवालिया हो जाता। तत्काल दिवालिया हो जाता। ये पीछे पड़े थे, ये जानते थे। मतलब इतने, कौन सी गाली दे, मतलब वो ठीक है, तो इन पे हम गाली नहीं दे सकते, मन में चाहे जो गाली दे दे। लेकिन ये लोग हैं कांग्रेसी, जो चाहते थे कि देश दिवालिया हो जाए ताकि सरकार गिर जाए और यह सत्ता में आ जाए।
कितने नीच लोग हैं, देश का दिवाला भी चाहते हैं ये, बस सत्ता में आने के लिए। दिमाग से इतने पैदल है कि देश के लिए इनके कोई सोच ही नहीं है, क्या देश चलाएंगे, इनको बस सत्ता से मतलब है, देश से नहीं। मतलब ये जर्मनी ने वगैरह फ्रांस का पराक्रम किया था ना, तो वो मार्शल पेता या ऐसे लोगों को जो सरकार में रखा था, मतलब उनसे सरकारें चलाई थी, ऐसे ही ये लोग हैं। उनको तो मार्शल पेता नहीं, और एक था, मार्शल पेता को नहीं मारा, वो बुरा था, लेकिन दूसरा एक था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसको जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो द गॉल की सरकार ने जो जर्मनों का अपॉइंटेड ये था, प्रधानमंत्री था, उसको युद्ध गुनहगार ठहरा कर उसको मौत की सजा दी थी, गोली मारकर। ये उनसे कम है क्या? देश का दिवाला निकालना चाहते थे, आज भी क्या कर रहे हैं? पूरा विकास, मतलब कर्नाटक का सिद्धरामैया बिल्कुल मुंह उठाकर बोल देता है कि हमारे पास विकास के लिए हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, हमने जनता को जो प्रॉमिसेस किए, मतलब बैठ के खाएंगे, स्टेट को भिखारी बनाएंगे, और फिर कहेंगे कि मोदी जी हमें पैसा नहीं देते राज्य के लिए। हाँ, राजस्थान अभी अभी कांग्रेस सरकार हटी है, वहां के रहने वाले लोग बताते हैं। हाँ हाँ, वो दिमाग से निकल गया था, राजस्थान, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उन्होंने बिल्कुल गाजिस्तान बना दिया था, खजाना खाली है। तो गहलोत का जो उच्चारण का ये था ना, उसको लेकर तो राजस्थान का ये वाक्य आया, मुहावरा आया था, खजाना खाली है। ये जादूगरी थी उनकी। छत्तीसगढ़ मीडिया बार बार कह रहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि कांग्रेस तो वापस आएगी, जीतेगी जीतेगी जीतेगी, पर वहां की जनता जान रही थी ना कि ये कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर क्या रहा है, और इनके हाँ पिताजी राम जी को गाली दे रहे हैं, या मतलब उस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मानसिकता क्या है। हाँ तो जनता जानती थी कि कांग्रेसी स्टेट में, कांग्रेसी रूल स्टेट में उनके साथ हो क्या रहा है, तो पलट दिया। हाँ। बाहर से सब लोग कह रहे थे नहीं, नहीं रहेंगे, बघेल रहेंगे, बघेल रहेंगे, बघेल कहीं के नहीं रहे। सर कमलनाथ की 1.5 साल की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को बता दिया कि भैया इनसे पीछा छुड़ा लो बिल्कुल, कांग्रेसियों से, आते तो ही 150 भारतीय, प्लस सीट दे दी। नहीं, आप मुझे बताइए, भाजपा सरकार में कौन से कांग्रेसी कार्यकर्ता मारे गए? कांग्रेस आते ही संघ कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं शुरू हो गई थी मध्य प्रदेश में, हुई थी या नहीं थी? सर इनको बंगाल लड़की मॉडल मिल गया था, ये लोग बहुत लड़कियों का, ज्यादा हैप्पी थे। लड़कियों का कहीं इंदौर या भोपाल कहीं पे, या कोई ऐसे ही वहां एक संचलन हो रहा था, धार्मिक संचलन हो रहा था, वहां जाके तलवारें बांधी है उन लोगों ने कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब ये क्या है, क्या? मैं वापस से कर्नाटक पर आता हूँ सर, चूंकि दक्षिण जी, का भी एक इस्लामिक इतिहास रहा है थोड़ा मोड़ा, कि हाँ, मोपला हुआ इनके साथ, हम्म, केरल में हुआ, हम्म, और टीपू की बात बहुत होती है अभी। विक्रम संपत जी की आएगी, मतलब टीपू पर भी किताब आ रही है। तो हाँ, एक्चुअली हैदर अली और टीपू ने कितने लोगों को मारा, कितने हिंदुओं को कन्वर्ट किया, यहाँ तक कि एक गांव, एक पूरा एक जगह है, वो लोग हाँ, दिवाली नहीं मनाते, दिवाली नहीं क्योंकि मनाते। हाँ, क्योंकि वहां पे दिवाली के दिन ही बहुत सारे लोगों को हत्या की गई थी वहां पे, और टीपू सुल्तान द्वारा। तो ये जो, और कर्नाटक में कांग्रेस आते ही टीपू जयंती मनाने लगती है, और उस वो टीपू लेटर लिख रहा था, अफगानिस्तान में लिखा था लेटर, या कहीं टर्किश को लिखा था कि भाई आओ यहाँ पे जो है, यहाँ पे हिंदुओं का राज चल रहा है, काफिरों को करने के लिए हमारी हेल्प करो, समथिंग अरे लाइक दैट। टीपू क्या, टीपू तो छोड़िए सर, देवबंद का वो जो दहलवी था ना, शाह वलीउल्लाह, हम्म, देवबंद का उसने बादशाह इनवाइट किया देव, था। उसे अब्दाली को इनवाइट किया। हम्म। वो तो ठीक है, यहाँ पर वो बाहरी वंश का, उसका खूनी बाहरी था,
मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमको नैरेटिव में एक स्थापित किया गया टीवी सीरियल्स और इतिहास के माध्यम से कि ये जो है एक मुसलमान जो है राष्ट्रभक्त था, वो राष्ट्रभक्त नहीं था। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान राष्ट्रभक्त नहीं था। टीपू सुल्तान, देखिए एक बात बताता हूँ, ये नैरेटिव के लिए एक बात बहुत बहुत काम की बात है, इसे याद रखिए। जो कहते हैं ना आजादी आजादी, अब कहते हैं आजादी में हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, ना दिया ना देंगे, क्योंकि आजादी जो है, कश्मीर में जो नारे लगे थे, क्या नारे लगे थे? आजादी का माने कि आजादी के माने क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई इसी आजादी से स्वतंत्र होने के लिए हिंदुओं ने लड़े थे, इसके लिए हिंदू स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, मुसलमान आजादी के लिए लड़े थे। दोनों का अर्थ एक नहीं है। स्वतंत्रता को आजादी कहना इस्लाम को धर्म कहना है। और बहुत जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। बिल्कुल। और मैं तो इसलिए हमने कर्नाटक की बात, एक मिनट, तो इसलिए हिंदू जो लड़े थे वो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, दोनों का मकसद अलग था। इनको इनको ये लोग जो जुड़े थे, ये जो लड़ रहे थे, ये अपनी रियासत, अपनी हुकूमत वापस स्थापित करने के लिए लड़े थे। सर भारत की इनको ये था कि अभी तो अंग्रेजों ने तो भारत एक कर दिया है, इसके पहले सारे नवाब अलग अलग थे, तो एक कर दिया है तो उनको एक खलीफा बनना था। तो ये सब इनके सपने थे। इनको भारत की स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं था, इनको हिंदुस्तान आजाद करना था। सर जो अभी कई सारे डॉक्यूमेंट सब निकल के आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के प्लान था उसमें एक दक्षिण पाकिस्तान भी था। हाँ हाँ। और हैदराबाद का निजाम जो है वो दक्षिण पाकिस्तान की बात कर रहा था, जैसे पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, पूर्वी पाकिस्तान हो गया, एक दक्षिण पाकिस्तान भी था। अरे मैंने, देखिए पाकिस्तान के तब में जो मैप्स पब्लिश होते थे, प्रपोज मैप्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें भारत के कई जगह में पाकिस्तान दिखाए जाते थे। ये पाकिस्तान बनेगा, ये पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। तो एक मान्यता ये भी है कि भारत के तमाम जगह के मुसलमानों ने जो पाकिस्तान के लिए वोट किया था, उनके दिमाग में ये बात थी, ये मान्यता है, मैं इसका ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लॉजिकल लगता है कि उन्होंने जब पाकिस्तान के लिए वोट किया था, उनको ये सोच होगी शायद कि भाई हमारा एरिया है वही पाकिस्तान बनेगा। अब बाद में बता दिया कि नहीं भाई, तो आपके पूरा सब बोलिया बिस्तर उठा के वहां जाना है, तो कोई गया नहीं, लेकिन वो संतुष्ट रहे कि हमने हिंदुओं की जमीन छीनी। देखिए ये जो थियोलॉजिकल पकड़ होती है ना दिमाग पर, बाहर से कितने आए थे, क्या उनकी संख्या थी उतनी कि देश तोड़े? ये सब कन्वर्ट्स ही है ना, जिनको ये जूती के क्या उससे भी कहां रखते हैं, छोड़िए वो बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन ये कन्वर्ट्स के बल पर ही तो हुआ पाकिस्तान। ये इसलिए हुआ कि ये कन्वर्ट्स की नैतिकता को खत्म कर दिया गया। नैतिक बोध जो है कि जो दूसरे का है वो हमें छीनना नहीं चाहिए, उसके लिए जो पाप बोध होता है वो खत्म कर दिया गया। ये इन्फेक्शन है। सावरकर इसीलिए तो धर्मांतर को राष्ट्रांतर कहते थे। सबूत और कौन सा चाहिए आपको? और बात यह है कि हम मेरी बात का आप रद्द करके दिखाइए, लॉजिकली इस बात की काट करके दिखाइए। और बात यह है कि देखिए इनका पेट चलता है, धंधा चलता है इनका, जितना धर्मांतरण वगैरह होगा ये उनका धंधा चलता है, सेल्फ परपेचुएटिंग है ये। हाँ, क्योंकि उसमें जितनी तादाद होगी उतनी ज़कात होगी। इकोनॉमिक समझिए। हाँ, इट्स मोर ऑफ अ वेरी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल थॉट, एंड मतलब ये रिलीजन या इसमें स्पिरिचुअलिटी या ये सब एक बस सामने चादर डाल दी गई है हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए। एथिक्स का भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो भी का भी कोई लेना नहीं है। जी।
और उसके बाद ऑफ कोर्स क्या है कि आपकी आंखों पे पर्दा डाल दिया जाता है। ये अब जैसे आपने पाकिस्तान की बात की, सबसे ज्यादा पाकिस्तान बनाने की आफत जो है काटी यहाँ यूपी के मुसलमानों ने, हाँ जो बड़े सेकुलर थे, राजा महमूदाबाद और ये जिन्ना को फंड करने वाले और जिन्ना को शेरवानी पहनाने वाले में से हैं, ठीक है। और यूपी के मुसलमानों को भाई आधा गांव अगर जिसने पढ़ी हो राही मासूम रजा की, तो वो बताएंगे कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित ही की गई थी। वो तो क्या नाम है, सर सैयद अहमद खां बोलते ही थे कि ये तो हमारा आर्सेनल है। और यहाँ के लोग सर 1960-70 तक पाकिस्तान आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, शादियां हुई हैं, बेटियों को इन्होंने पाकिस्तान में गए हुए रिश्तेदारों से ब्याह है, वहां से लेकर आए हैं। यहाँ तक कि इरफान हबीब की जो हिस्टोरियन है, उनकी लड़की है समन हबीब, वो वहीं लखनऊ में रहती हैं। मैं इनके शो की बात कर रहा था कि इन्होंने चिट्ठियां बटोरी हैं जो 47 के बाद से जो लोग यहाँ से गए और सारे मुसलमान जो पाकिस्तान गए और आपस में जिन्होंने चिट्ठियों का आदान प्रदान किया और 1 घंटे की चिट्ठियां सुनी, ओह लगता है क्या मोहब्बत बह रही है कि अब्बा यहाँ हैं और तुम वहां हो, ये है वो है, आ जाओ और ये वो कर। 1 घंटे का शो है सर, स्पेल बाउंडिंग है। आपको लगेगा कि वो 47 का तो सबसे ज्यादा दर्द इनको हुआ है कि ये आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, न वहां समझ में आ रहा था न यहाँ समझ में आ रहा था, और डिमांड इन्हीं की थी। तो आपने जो बात कही कि इनको लग रहा था कि यही यूपी पाकिस्तान बन जाएगा, जब नहीं बना तो यहीं रह गए, लेकिन वहां भी जाना था। जॉन एलिया गए थे ना, अमरोहा को लेके रोते थे, फिर यहीं से गए और फिर रोते रहे जिंदगी भर। मंटो गए, यहाँ बहुत बड़े राइटर थे, वहां पे केस करके जो है फहश जो अश्लील बता के उनको जो है अंततः मार ही दिया गया। तो ये जो भी है। और जिन्ना के बच्चों को साथ क्या किया गया, फातिमा जिन्ना को, फातिमा जिन्ना क्या किया गया, उसको घुसने नहीं दिया गया। फातिमा ही तो नाम था उसका। अब इस नाम को मैं ये कह रहा हूँ कि उसका भी नाम फातिमा था, इसका अर्थ जो है ना वो बाजू वाले समझेंगे कि जिन्ना के साथ। आप बताइए, थोड़ा क्लियर करिए। अरे हुजूर की बेटी जो थी फातिमा, उसका भी हशर बहुत बुरा किया और मुसलमानों ने किया। जिन्ना की बेटी फातिमा थी और उसका हशर बुरा हुआ मुसलमानों के हाथों में, इसमें कौन सी नई बात है? शिया और सुन्नी कहाँ से आते हैं? अली के जो हैं, और अली के साथ क्या किया गया था वो भी आप जानते हैं। वो सुन्नियों ने जो, मतलब खैर ठीक है, वो एक आपस में लोग का है, वी नॉट गेटिंग देयर। मैं कह रहा हूँ जो मुखौटा पहन के हम लोग को बेवकूफ बनाया जाता है और हिंदू बेवकूफ बन जाता है और कांग्रेस को चुन लेता है, वो अब देखे यूपी में सर, यदि अखिलेश आते, यूपी की जनता की समझदारी की बात मैं कर रहा हूँ, पूर्वांचल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पूर्वांचल में जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बल पे चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया, उस एक्सप्रेसवे के बगल में जितने जिले थे उसने भाजपा को हराया। गाजीपुर, जौनपुर, ये जितने जिले थे, आजमगढ़, सबने हराया। ठीक है, जो रास्ता 10-10 घंटे में तय होता था वो 2 घंटे 3 घंटे में तय होने के बावजूद उस जनता ने भाजपा को, योगी जी को हराया। पश्चिम ने और बुंदेलखंड ने ज्यादा अच्छे से जिताया। खैर, पूरा पूर्वांचल नहीं, बनारस उसके नीचे भी जिताया, गोरखपुर वगैरह, मतलब ये एक बेल्ट थी जो इनकी बेल्ट है सपाइयों की। यहाँ यादव मुसलमान जो है बहुत मिलजुल के रहते हैं, मतलब ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सब का इलाका यही। खैर, तो पॉइंट इज कि यहाँ पे लोगों की समझदारी थी, पता था कि अगर अखिलेश आ गए तो ये तांडव मचाने वाले हैं सब, क्योंकि योगी जी ने जो किया था उसके लिए ये बेचैन थे कि अब हम आएंगे तो हम बुलडोजर चलाएंगे। ये दे हैड दिस इन माइंड। और बात वही है कि गृह मंत्रालय फिर इनके आड़े नहीं आता, फिर ये अपना तांडव मचाते और उत्तर प्रदेश सर 20 साल पीछे चला जाता, फिर वो आदम खान फिर से आ जाता। हाँ 100, अरे सर विद वेंजेंस आते ये। इट वाज गोइंग टू बी कैटास्ट्रॉफी। अरे वो आदम खान का तो एक बयान है ना, बच्चा पैदा होने के पहले हमारी इजाजत लेता। सर इनको बंगाल मॉडल मिल गया था ना, ममता के आते ही जो बंगाल में हिंदुओं के साथ वहां किया गया या भाजपा के सपोर्टर्स के साथ किया गया, इनको वो मॉडल मिल गया था। दे वर वेरी हैप्पी। ओ खेला होबे, यहाँ भी खेल सर, यहाँ भी वो शब्दावली खेला होबे को इन्होंने यहाँ भी इस्तेमाल किया था कि अब खेल होगा, खेल होगा। वो मुख्तार अंसारी का लड़का
वो भी यही कह रहा था कि भैया 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग मत कीजिएगा, हमने अखिलेश भैया से कह दिया, अब हम हिसाब किताब करेंगे। इसीलिए जेल में इस और ये चुनाव से जस्ट पहले वो भाषण दे रहा था। दे हैड दिस इन माइंड कि वी आर कमिंग एंड वी विल डू समथिंग अबाउट व्हाट हैपेंड टू अस। और इसमें कटता कौन? हिंदू कटता, काफिर कटता। वही ढाल और सिपर वाली बात, ढाल भी वही होता तो भी कटता, तलवार तो लोग चलाते ही चलाते। और बाकी स्टेट लूटते अलग। 5 साल में जो बेहतर किया गया था वो लूट ही लेते, सारा का सारा पहले भी लूट के बैठे हुए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान एक मॉडल है आपके सामने। भारत में मुगल जो रहे, बताओ देश भारत का क्या प्रोग्रेस रहा? एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई उन्होंने। एजुकेशन के बारे में क्या था? हिंदुओं का पूरा ज्ञान नष्ट किया। इनके पास देने को था क्या? सर 500 साल तक एक विश्वविद्यालय तक न बना पाना, सोचिए आप। एक पूरी जनता को एजुकेशन से, जो पहले से एजुकेटेड थी, उसकी आपने पूरी एजुकेशन 500 साल तक स्टॉप कर दी। और हमें मुंह पर मारते हैं कि उन्होंने तो कहा था कि इल्म के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। चीन इनको समझता है, चीन इनको अच्छी तरह से समझता है। चीन इनको सर नहीं, एक चीज, एक आदत है इन लोग। चीन इनके साथ जो सलूक करता है वो इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि बचपन से इंडोक्ट्रिनेशन की ताकत क्या होती है। वो खुद वही करता है, क्योंकि वो खुद वही करता है। तो इसीलिए एक मैन में दो तलवार नहीं चलती, तो इसको काट फेंकता है वो। मैं कह रहा था सर कि इनको क्रेडिट लेने का ना बड़ा वो है कि ये दूसरों के काम को उठा लेते हैं। अब ये कहते हैं शेरशाह सूरी ने 5 साल के अंदर जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा दी, पेशावर से लेकर वहां तक। ठीक है, नहीं, एक सेकंड। क्योंकि ये बात, ये तथ्यात्मक या हिस्टोरिकल रूप से किसी भी मुगल बादशाह के राइटिंग्स में, और जो उनकी तो इतिहास लिखी गई आईनी अकबरी और ये वो, उसमें नहीं मिला। तो इन्होंने शेरशाह सूरी पे चिपका दिया कि ये उसका था। और चाणक्य कहां से कहां टहल रहे थे, किस रास्ते पे टहल रहे थे? तक्षशिला से मगध, मगध से तक्षशिला। वो कौन सा रास्ता था? यही रास्ता था ना। हमारा सिल्क रूट था, वो कौन सा रास्ता था? उत्तरापथ था। ये दोनों रास्ते कहाँ आके मिलते हैं? बनारस में मुगल सराय पे। आप एक जो आज की डेट में जी, एक बात ध्यान रखिए। वास्को द गामा भारत आया है, रूप से आ रहे। क्यों आना पड़ा उसको? कोलंबस भारत आने को निकला था। डेस्टिनेशन दिमाग में, डेस्टिनेशन तो इंडिया था ना। अमेरिका डिस्कवर हो गया लेकिन आने को तो इंडिया था। तो वो क्यों निकले? सिल्क रूट कहाँ जाता था? यूरोप जाता था। यूरोप के साथ व्यापार हो रहा था सिल्क रूट का, ये तो आपको मालूम है। तो जब जमीन मार्ग से व्यापार हो रहा था तो समुद्र मार्ग से, मतलब तूफान विफान सब झेल के, सब आफतें झेल के भारत आने के लिए सी रूट खोजने की क्या आंग पड़ी? वो मिडिल ईस्ट जो रास्ता था, वहां इस्लाम आ चुका था ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ तो ये सिर्फ लूट रहा था। हाँ, तो व्यापार जो था वो व्यापार अनवायबल हो गया। आज जो भारत सऊदी वगैरह का जो ये हुआ था, IME जो हुआ है ना, ग्रीस तक जो रूट हो रहा है यूरोप जाने का, बिल्कुल। उसके आड़े भी कौन आ रहा है? अब वो एक अलग चर्चा होगी, वो जियोपॉलिटिक्स है। वो बेसिकली इनका ये अटकाना, हम इसको जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, लेकिन असल में इनका जो है वो मूव थियोपॉलिटिक्स है। थियोपॉलिटिक्स, यस। तो इस शब्द के साथ आज की चर्चा को हम ये विराम देते हैं कि जो कर्नाटक सरकार ने किया है, वो यहाँ की बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे नेता, इंडिविजुअल नेता जो मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे हैं, वो तैयार बैठे हैं करने के लिए, लालायित हैं। बस एक बार जरा सा मुस्लिम वोट बैंक में हिंदुओं का एक टॉपअप मिल जाए, किसी जाति का मिल जाए, दलित का मिल जाए, यादव का मिल जाए, ओबीसी का मिल जाए। राहुल गांधी क्यों ओबीसी चिल्ला रहे हैं?
जाटों का मिल जाए पश्चिमी यूपी में, जयंत चौधरी का, अरे या एक सेकंड, बस एक जाति चाहिए, पूरा हिंदू नहीं चाहिए, एक जाति चाहिए। राहुल गांधी जो ओबीसी ओबीसी कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी मिमिक्री करके क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है भैया। ये जो कांग्रेस का मालिक है, क्या ये ओबीसी है? क्या दलित है? क्या किसी हिसाब से गरीब है? तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? कर क्या रहा? सर ना नेहरू ओबीसी थे, ना इंदिरा ओबीसी थी, ना संजय गांधी ओबीसी थे, ना मेनका गांधी ओबीसी थी, ना राजीव गांधी ओबीसी थे, ना सोनिया गांधी ओबीसी थी, ना प्रियंका, ना रॉबर्ट वड्रा, ना राहुल। तो भाई दे दो ओबीसी को कांग्रेस। अपना अपना पद ओबीसी को दे दो ना, दलित को दे दो। अभी खड़गे तो अरे रेडी है। सर खड़गे के लिए सतीश मिश्रा सर एक बड़ा अच्छा बढ़िया शब्द इस्तेमाल करते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी। मनीष ठाकुर शो पे अक्सर आते हैं, हम लोग के यहाँ भी आते हैं, लखनऊ के बड़े सम्मानित पत्रकार है। मालूम है, मुझे जानते हैं। कहते काठ का घोड़ा है, जितना जाता कहीं नहीं है, बस हिलता रहता है एक जगह पे। राहुल गांधी एंजॉय करते हैं बैठ के उसके। खड़गे की प्रेसिडेंटशिप को भारत कहना, भारत का अपमान हो जाएगा। क्या कहना सर? भारत। अरे नहीं, भारत नहीं कहा जा रहा, काठ का घोड़ा नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं सर। भारत बहुत आध्यात्मिक। हाँ वही वो मकाम बहुत ऊंचा है, लेकिन असल में तो उनके जूते ही संभाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। खड़ा नहीं, जूते संभाल रहे हैं। खड़गे की बात होगी, क्योंकि खड़गे कर्नाटक से आते हैं और जिंदगी भर सीएम बनने के लिए परेशान रहे। और खड़गे का लड़का प्रियंक खड़गे, वो मोहम्मद जुबैर के ट्वीट के नीचे ओके बॉस, ऑन इट बॉस, मतलब खुद मंत्री है सर कांग्रेस सरकार में प्रियंक खड़गे। और मोहम्मद जुबैर जैसे जो उसका एलकेएफसी चलता है, खड़गे की पूरी फैमिली उसके आंखों के सामने जलाई गई थी जब खड़गे 8 साल के थे। ये उन्होंने खुद कबूला है, ऐसा मैंने कोई सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करके नहीं लाया। और हैदराबाद के रजाकारों ने जलाया था। हाँ, क्या होता है ना, ऐसे परिस्थितियों में आदमी को या तो बदले की भावना होती है अगर उसमें कोई पुरुषार्थ हो, नहीं तो वो बिल्कुल मतलब इतना सिमट जाता है कि सामने उनमें से उनका नाम, मतलब वो समाज का भी नाम लेने से उसका निकल जाता है। जी अब छोड़िए, चलिए इसको यही एंड करते हैं। कर्नाटक ना होने पाए हम, इसलिए हमने की ये चर्चा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो जानना जरूरी था कि ये मेंटालिटी क्या है, कि जैसे ही ये किसी सत्ता पर आते हैं ये करते क्या है और क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनके थॉट प्रोसेस, विचार में उनका एक मॉडस ऑपरेंडी है। वो गिरोह है ना, माफिया है, तो वो मॉडस ऑपरेंडी पे चलता है। और दर्शकों, वीडियो जरूर शेयर करें, इसलिए करें क्योंकि आप सुधीजन हैं, आप ये बात जानते हैं, आप आनंद सर को सुन रहे हैं बहुत दिनों से, अच्छी बात है। पर जब आपको लगता है ये बातें जरूरी हैं, तो इसको कहीं और जाना भी, किसी और तक पहुंचना भी आवश्यक है। यूट्यूब पे कोई नया आदमी देख ले, कोई सुन ले और कुछ बात उसकी समझ में आ जाए, तो समाज को जब अवेयरनेस आएगी ना, आप अगर कहीं से अवेयरनेस अगर बढ़ गई समाज की, तो आपकी अपनी ताकत बढ़ जाती है। इसलिए वीडियो जरूर शेयर करें, बातें जरूरी हैं, इसलिए मुझे लगती हैं, अगर आपको लगती है जरूर शेयर करें। और ऐसे हमारे विषय, ऐसे विद्वान, हम मतलब जो भारत में एक्चुअल विद्वान है, उनको हमारा प्रयास है कि हम उन सबको आपके सामने प्रस्तुत करें, उनकी बातों को प्रस्तुत करें। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आनंद सर, राम राम, मुलाकात होगी फिर आपसे।